Today I am going to share about my 2 years experience in TCS। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, मैं एक बीसीए कैंडिडेट हूँ। सेकंड ये है जो मैं सीएसपी में काम करता हूँ। सीएसपी का मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, मतलब मैं एक एथिकल हैकर हूँ अभी टीसीएस में। थर्ड, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जो मेरी सैलरी कहाँ तक है। मैं एक्यूरेट सैलरी नहीं बताऊंगा, 2 साल के बाद मेरी सैलरी कितनी, ये एक्यूरेट नहीं बता सकता मैं, क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ होगा। तो मैं एक एवरेज बता दूंगा जो 2 साल के बाद मेरी सैलरी कितनी है। और फोर्थ ये बताऊंगा जो मैं अभी जर्नी बता रहा हूँ ये 2 साल का जर्नी है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वेट करना, पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगा। और फिर जो ये वीडियो है ये मेरे जर्नी के ऊपर है, तो हर कोई इसी को ना फॉलो करे। एक आइडिया ले लो जो, हाँ आशीष, मेरा नाम आशीष रॉय है, एक आइडिया ले लो जो अगर आशीष रॉय को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था या डेटा साइंस में इंटरेस्ट था, तो साइबर सिक्योरिटी में क्यों गया और क्या उसे ही फॉलो करना चाहिए जो मैं किस चीज में इंटरेस्ट हूं, मुझे उस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो बस इससे आप एक आइडिया ले सकते हो, हाँ आपका लाइफ कैसे होने वाला है टीसीएस में, किसी भी कंपनी में, जरूरी नहीं है टीसीएस में ही, किसी भी कंपनी में आपका लाइफ कैसा होने वाला है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस से। जब मेरे को ऑनबोर्डिंग का मेल आ गया था जो आपका इस दिन ज्वाइनिंग है, अब इस दिन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पहले के वीडियोज में पूरा क्लियर बता रखा है। उस पूरे वीडियोज में आप वीडियोज को फॉलो करिए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं जो किस तरह का डॉक्यूमेंट टीसीएस में चाहिए और कैसे हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। और कभी अगर डॉक्यूमेंट हमारा ऑन टाइम सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अप्रूव नहीं हुआ, तो हमें टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ वहां पे बता रखा है। कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, टीसीएस वाला आपका बहुत ख्याल रखेगा। तो मेरे साथ जो सबसे पहला इशू आया था, मेरे 12th में 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें से मैं 5 में पास था और 1 में मैं क्लियर नहीं कर रहा था। तो बेसिकली नॉर्म्स के हिसाब से क्या होता है, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो आप पास होते हो। वो जो 6 सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, उसमें पास हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता। तो जब वो रिव्यू कर रहे थे, इंटरव्यू के टाइम में भी उन्होंने मेरे को रोका था जो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट में फेल आ रहा है, तो आप शायद फेल हो। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं, नॉर्म्स के हिसाब से पास होता है। फिर उन्होंने समझा, फिर वो अपने सीनियर से जाके पूछ के आए और उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, आप इंटरव्यू दे सकते हो। फिर जब ऑनबोर्डिंग के टाइम में जब मेरे सर्टिफिकेट को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा इसका तो फिर परसेंटेज कम है, 56% 12th में। ऐसी बात नहीं है, मैं 10th में मेरे 80% थे, 12th में 56 इसलिए है क्योंकि मैं कॉमर्स, मतलब अकाउंट्स के लाइन में ना इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे आईआईटी करना था, लेकिन जाना पड़ा। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, कभी हुआ टाइम कभी तो मैं बताऊंगा जो कैसे मैं कॉमर्स में जाना था और साइंस में जाना था और कॉमर्स में चला गया, तो वो उसकी एक डिफरेंट स्टोरी, उसे हटाइए अभी। तो मेरे 56% वहां पे आए थे और बीसीए में 75%। तो उनको ये लगा जो मैं एक बीटेक का कैंडिडेट हूं, और जब उन्होंने 12th का परसेंटेज देखा तो 56 बन रहे थे, तो उन्होंने कहा जो हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका परसेंटेज कम है। तो फिर उनके साथ एक कॉल अरेंज हुआ और उस कॉल में मैंने बताया जो मैं बीसीए कैंडिडेट हूँ और स्मार्ट हायरिंग के थ्रू मेरा यहाँ पे टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, और स्मार्ट हायरिंग का जो वो है रिक्वायरमेंट है वो 50% ही है। 10th में 12th में 50% भी है, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर उन्होंने फिर मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को नेक्स्ट प्रोसेस करा, मेरे डॉक्यूमेंट को उन्होंने अप्रूव करा। उसके बाद टीसीएस मैंने ज्वाइन करा। टीसीएस ज्वाइन करते ही वहां पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको HTML, SQL और CSS, JS और कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन या जावा, इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। और इसमें आपको क्या होगा, कुछ 15 या 20 दिन की ट्रेनिंग देंगे वो, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। और ये बहुत ही इजी होता है, अगर कोई बीसीए या बीटेक या किसी भी फील्ड से, तो बहुत ही इजीली इस टेस्ट को क्लियर कर सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जो उस टेस्ट के बाद क्या होगा। जब वो टेस्ट क्लियर कर लोगे, अब क्या होता है टीसीएस में ना हायरिंग जो करते हैं वो उनका ऐसा होता है, जो अभी डिमांड चल रहा है तो डिमांड में हायरिंग करेंगे, तो कितने बार ट्रेनिंग में ही आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, और कितने बार क्या होता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कॉल आएगा। अब क्या होता है, ये ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद आपका बिज स्किल्स, मतलब आपकी जो बोलने कम्युनिकेशन स्किल है उसका एक ट्रेनिंग चलेगा, वो 1 हफ्ते से 10 दिन का होता है। अब इसमें अगर मान लो कोई
क्लियर नहीं कर पाता, मान लो वो आपसे एक टॉपिक देते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते, सही से नहीं बोल पाते हो, तो आपके ट्रेनिंग को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड करा जाएगा या 2 हफ्ते के लिए। फिर उन 2 हफ्तों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद फिर आप इजीली क्लियर कर लोगे उसे, कैसे बोलना है, कैसे हमें डिलीवर करना है अपने मैसेज को, कैसे हमें लाइक क्लाइंट को हैंडल करना है, सब कुछ वहां पे सिखाएंगे, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट के लिए कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे होता है मेन गेम। आपने पाइथन में ट्रेनिंग करा, नो मैटर, आपने जावा में ट्रेनिंग करा, कोई मैटर नहीं है, वो आपको सपोर्ट में भी डाल सकते हैं। और बहुत लोग ये जानते हैं ना, अगर आप बीसीए या बीएससी ग्रेजुएट हो तो 95% चांस होते हैं कि आपको वो सपोर्ट में ही डालेंगे। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरे पास पहला कॉल आया था प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट के लिए कॉल आते ही उन्होंने कहा, जो आशीष आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट? तो मैंने कहा प्रोजेक्ट का काम क्या है, आई वांट टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट एंड माय वर्क। तो उन्होंने कहा जो इस प्रोजेक्ट में क्या है, तो आपके पास कोड आएगा, आपको कोड को रीड करना है, रीड करने के बाद आपको डेवलपर को बताना है जो कुछ इस कोड में क्या कमी है या कोई वर्नेबिलिटी है, कुछ मिसिंग है। तो मैंने पूछा मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ? पहला प्रोजेक्ट आया था, पहली बार असाइन करे, तो कुछ तो मैं डरा हुआ था जो ना बोलूं या हाँ बोलूं, क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा जो नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते, बस आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको रिव्यू करना होगा कोड को। तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं मैं यहाँ पे कोड रिव्यू करने के लिए तो नहीं आया, सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो और मेरा ना डोमेन भी जो था ऑफर लेटर में उस सीएसपी लिखा हुआ था, मुझे ये पता था सीएसपी का मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होता है, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि होता है मेरे को डेटा साइंस करना था। उस टाइम में अभी उस टाइम में क्या, अभी भी डेटा साइंस जो होता है, डेटा एनालिस्ट, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे भी उस टाइम पे डेटा एनालिस्ट बनना था। और मैं कुछ अपने मतलब हायर लेवल पे जो होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट पहले से थे, मैंने उनसे बात करा था। तो उन्होंने कहा ठीक है आशीष, जब भी हमारे पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको हायर करूंगा डेटा एनालिस्ट के लिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मेरा इधर तो बात चल रहा था, इधर से प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं और आपको ना प्रेशर आने लगेंगे ट्रेनिंग के बाद, जो हाँ प्रोजेक्ट ज्वाइन करना ही है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। मेरे पास प्लस पॉइंट क्या था, जो मैं कह रहा था डेटा एनालिस्ट बनना है, तो मैं रिफ्यूज कर सकता था, क्योंकि अगर कल को इंटरव्यू होता है डेटा एनालिस्ट के लिए तो मैं कैपेबल था इंटरव्यू देने के लिए, मुझे पाइथन अच्छे से आता था, डेटा एनालिस्ट के लिए भी मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। तो अगर कोई मेरे को ये बोल देना जो अरे तुम मना कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, तो तुम्हें डेटा एनालिस्ट मतलब तुम जो डेटा एनालिस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास नॉलेज है कि नहीं? तो हाँ मेरे पास नॉलेज थी और मैंने कुछ कोर्सेस भी कर रखे थे, उसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मेरे पास था। तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं था, मैं रिफ्यूज कर सकता था। लेकिन अगर आपका ऐसा केस हो, ये वीडियो देखने के बाद हर कोई, मुझे देखो कंपनी का रूल होता है जो वो आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है जो आप हर प्रोजेक्ट को मना करोगे, नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है हाँ आप कैपेबल हो डेवलपमेंट में या साइबर सिक्योरिटी में या डेटा साइंस में या नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, किसी भी चीज में, तो आपके पास वो होना चाहिए, या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप उतने ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो या कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हो पहले से, जो एट ए टाइम आप दिखा सकते हो हाँ मैंने इस फील्ड में ये प्रोजेक्ट कर रखा है, मुझे इस फील्ड में इसका नॉलेज है। आप इंटरव्यू लीजिए और तो उसके बाद इंटरव्यू लीजिए, और इंटरव्यू के बाद आप अगर मैं नहीं सिलेक्ट होता हूं तो आप मेरे को डाल देना सपोर्ट में, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आप ना ही आपके पास नॉलेज है किसी स्पेसिफिक फील्ड का, और अगर ना ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना ही आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है जो आप उस टाइम पे उनको दिखा सकते हो, और ना ही आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे उस टाइम, तो फिर आप नहीं कह सकते तो मुझे सपोर्ट में नहीं जाना है। फिर आपको फिर प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं जो उसके बाद क्या हुआ। मेरे पास बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट के कॉल आए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मुझे जाना था डेटा एनालिस्ट, मतलब मुझे डेटा एनालिस्ट बनना था, मुझे सपोर्ट में नहीं जाना था। और मेरे पास डेटा एनालिस्ट का नॉलेज भी था, पाइथन भी आता था, डेटा साइंस भी आता था। तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना सपोर्ट में। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, मैं आपका प्रोफाइल एचआर के पास भेजता हूँ और मैं बोलता हूँ आप हर चीज के लिए मना करें, मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए मना करें। मैंने कहा ठीक है भेजो। तो उसके कुछ टाइम के बाद मेरे पास एक कॉल आया सीएसपी के लिए। मैं क्योंकि मेरा आपको मैंने पहले कह रखा था, मेरा ऑफर लेटर पे लिखा था सीएसपी, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। तो मेरे पास कॉल आया जो हेलो आशीष आप सीएसपी में आना चाहते हो? तो मैंने कहा मेरे को आप कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो कॉल पे होल्ड पे थे। मैंने 1 मिनट में सर्च करा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सर्च करा जो
साइबर सिक्योरिटी वालों की पैसे मतलब सैलरी कितनी होती है और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले की सैलरी ना थोड़ी सी ज्यादा होती है और उनका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा हाँ ओके, मैं सीएसपी में आना चाहता हूँ। फिर वहां से मेरा पहले फर्स्ट लोकेशन था फर्स्ट लोकेशन था बैंगलोर से मेरा फिर सीएसपी हब के लिए मतलब सीएसपी हब भुवनेश्वर में ट्रांसफर हुआ। लेकिन ट्रांसफर हुआ तो मुझे वहां पे जाना नहीं पड़ा। मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था 2 साल से, पिछले 2 साल से। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में आऊँ, अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ, ये वीडियो भुवनेश्वर की है। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने कहा तुम दिल्ली से हो, तुम भुवनेश्वर आओगे। मैंने कहा रोल अच्छा है तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मेरा भुवनेश्वर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद फिर जाते ही प्रोजेक्ट में मुझे वहां पे इंडक्शन ट्रेनिंग मिली। जब भी आप सीएसपी में जाओगे तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग मिलेगी 15 डेज का। उस इंडक्शन में बताएंगे जो सीएसपी क्या है, आपका रोल क्या होने वाला है और कुछ बेसिक एथिक्स बताएंगे उसमें। तो वो कंप्लीट होने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट साइन करा उन्होंने सास्ट में। सास्ट क्या होता है बेसिकली, जो अब अगर मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। इसके ऊपर मैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है। लोग हैकिंग वर्ड सुनते हैं ना, क्या सोचते हैं जो लोगों को हैक करना ही हैकिंग होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत डिफरेंट केस है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ सास्ट क्या है। सास्ट में होता है आप कोड को देखते हो, एक टूल पे कोड को डालते हो, वो बहुत सारा वर्नेबिलिटी हमें रिपोर्ट करता है। वर्नेबिलिटी मीन्स बग्स मीन्स कमियां, जिससे हैकर उस एप्लीकेशन में घुस के कुछ भी कर सकता है। तो उसमें से फिर आपको फॉल्स पॉजिटिव निकालना होता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब जो बग नहीं है, जो मतलब टूल ने दे दिया जो हाँ ये बग हो सकता है, लेकिन वो बग रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हटा के फिर आपको रिपोर्ट सेंड करना होता है डेवलपर को। तो ये होता है सास्ट। तो सास्ट में जाते मैंने वहां पे ट्रेनिंग नहीं लिया। मुझे उस टाइम में भी यही लगता था हैकिंग का मतलब होता है लोगों को हैक करना। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग बहुत करता था उस टाइम पे। तो जब मैंने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया अपने सीनियर को, तो वो सब ना इंटरेस्टेड थे सोशल इंजीनियरिंग में, जो कैसे कोई हैकर किसी के अकाउंट को हैक कर लेता है। तो फिर मैंने उनको उन्हीं के ऊपर एक हफ्ते का वीडियो पूरा डेमो दिया, जो ऐसे होता है सोशल इंजीनियरिंग। उनको भी इंटरेस्ट लग रहा था तो वो उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो फिर वो हुआ। फिर 1 हफ्ते का मुझे मिला सास्ट का ट्रेनिंग। तो मुझे उससे पता चल गया जो SCL स्कैन करके एक टूल होता है, जिस टूल को यूज करके हम रिपोर्ट बना सकते हैं और फिर उसमें से फॉल्स पॉजिटिव मैनुअली देख के हटा के फिर रिपोर्ट सेंड करना है। ठीक था। मेरे को उस टाइम पे भी नहीं पता था जो क्या होता है CSP एंड ऑल। और मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, उसको मैं बताने वाला हूँ। जब मेरा बेंगलोर से भुवनेश्वर में हुआ था, तो उस बीच में जो मैनेजर जिन्होंने मेरे को कॉल करा था, वो लिटरली बताऊं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे तब CSP के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मैं पैशनेट था, हाँ मैं CSP करूंगा, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, हैकिंग करना है। तो उन्होंने मेरे को बताया OWASP टॉप 10 क्या होता है। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था जो OWASP नाम का भी कुछ चीज होता है। OWASP टॉप 10 क्या होता है ये अच्छे से पढ़ लो आशीष। तुम्हारा 3 इंटरव्यू या 4 इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू हो सकते हैं, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। तो मुझे 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया पर्सनली। उसी 1 महीने के अंदर में 2 या 3 इंटरव्यू हुआ था। सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने ही लिया 10 दिन के बाद। फिर वो उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया जो आशीष ये सब मिसिंग है, इसको इस कंसेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद फिर जो डिलीवरी हेड, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद मैंने सिलेक्ट हो गया CSP में। तो अब बात आती है जो मैं कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करता था। अब ये नहीं जो मैं प्रोजेक्ट के लिए ना नहीं करा, प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग में ना करा, लेकिन जब एक बार प्रोजेक्ट में आ गया तो किसी भी काम के लिए ना नहीं करता था। तो मेरा पहले एक प्रोजेक्ट में था, वो 2 वीक्स के लिए था। तो उसी बीच में ना मेरे को कॉल आता है जो आशीष पेन टेस्टिंग करोगे। अब मेरे को पता नहीं था पेन टेस्टिंग क्या है, लेकिन मुझे इतना पता था जो सास्ट से बहुत अच्छा है, डास्ट है। वो डास्ट में क्या होता है, डायनामिकली हम एप्लीकेशन पे जाके हर एक एंड पॉइंट पे जाते हैं और हर एक एंड पॉइंट से हम क्या करते हैं, बग फाइंड करते हैं। उसमें बग हमें ज्यादा मिलता है और वो मेन चीज है। मतलब वो एक ऐसा वही मतलब एक एथिकल हैकर का वो सपना होता है जो सास्ट करे। और मेरे को इतना जल्दी डास्ट करे, और मेरे को इतना जल्दी डास्ट मिल रहा था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मिल रहा था। तो मैंने कहा हाँ। और लिटरली बताता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था बग शूट क्या होता है, किसी भी टूल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा फिर प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया गया। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। जिस प्रोजेक्ट में 2 हफ्ते के लिए था, वहां के लोगों ने कहा हाँ आशीष बेस्ट कर रहा है। फिर जो न्यू प्रोजेक्ट में गया, उन्होंने मेरे से OWASP के बारे में पूछा। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना मेरा क्लियर था। उसके बाद फिर मैं आया उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो वहां पे जो मेरे सीनियर्स थे, स्पेशल थैंक्स टू आकाश, अरिंजय और शुभकांता, ये मेरे सीनियर्स थे।
तो उन्होंने मेरे को बेसिक से सिखाया, जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन क्या होता है, इनका आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर एथिकल हैकिंग क्या होता है, हमारा काम क्या है, हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, सब कुछ इन्होंने मेरे को अच्छे से सिखाया। और मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था, रात रात को ऑफिस के बाद भी 7-7 8-8 घंटे मैं हैकिंग का वीडियोस देखता था और सीखता था मैं। तो 1 महीने में मैं कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया उस प्रोजेक्ट के लिए, और मैं खुद से ही पेन टेस्ट, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, पेन टेस्ट परफॉर्म कर सकता था एक एप्लीकेशन पे। तो ये जर्नी चली। अब मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, जल्दी मैंने सब कुछ सीखा और कैप्चर करा चीजों को। तो मेरा 4 या 5 महीना हो गया था इस प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद मेरी वो आई, एनिवर्सरी आई। बीसीए वालों का क्या होता है, फर्स्ट एनिवर्सरी पे सैलरी बढ़ती है। और बीटेक वालों और बीसीए वालों में ना क्या फर्क होता है, बीटेक वालों की जो सैलरी है वो धीरे बढ़ती है और उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बढ़ती है। लेकिन बीसीए वालों की सैलरी फास्ट बढ़ती है, मतलब ज्यादा बढ़ती है, और उनकी दोनों एनिवर्सरी पे सैलरी बढ़ती है, जो वो बीटेक वालों को 2 साल के बाद उनको कवर कर पाए। मतलब बीटेक और बीसीए दोनों पैरेलली चले, क्योंकि तब डिग्री नहीं देखते, तब ये देखते जो दोनों के पास सेम एक्सपीरियंस है, इसलिए दोनों की सैलरी को इक्वल कर देते 2 साल के बाद। नॉट इक्वल, तभी कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो फिर फर्स्ट एनिवर्सरी में मुझे मिला 5 की रेटिंग। जो रेटिंग वाली चीज है वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, जो आपका परफॉर्मेंस कैसा है। फर्स्ट ईयर में 5 की रेटिंग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मली नहीं देते, क्योंकि आप उस टाइम में सीखते ही हो, टी फैक्टर होता है, बहुत कुछ होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरा परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने मुझे 5 की रेटिंग दी। और 5 की रेटिंग में आपको मैं बेसिक सा आइडिया बताता हूँ, 70 to 80 के बीच में आपकी सैलरी बढ़ेगी। मतलब लोकेशन के बेस पे, अगर आप लाइक किसी ऐसे लोकेशन पे हो जहां महंगाई कम है, मतलब जहां पे एक्सपेंसेस कम है, तो वहां पे आपकी सैलरी थोड़ी कम बढ़ेगी। मान लो आप गुड़गांव, बेंगलोर, इस सब जगहों पे रह रहे हो, तो वो जो हाईएस्ट जो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट दे सकते हैं, वो इंक्रीमेंट देगा। लेकिन वो 70 to 80 के बीच में रहता है। तो 1.91 से स्टार्ट करा था मैं। अभी आप एक पेन और पेपर निकाल लीजिए और आप एवरेज लिखते जाइए। 70 to 80 के बीच में मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी पे बढ़ा था। उसके बाद फिर आता है फाइनल एनिवर्सरी। फाइनल एनिवर्सरी इन द सेंस जो मार्च में इंक्रीमेंट होता है। तो मार्च में और फिर से मेरे को ए बैंड मिला, फर्स्ट ईयर में ए बैंड। तो ए बैंड जो होता है उसको सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिलता है। तो ए बैंड मेरे को मिला था, तो मेरे को हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिला। तो यहाँ पे भी मैं एक आइडियाज बताऊंगा, जिसको ए बैंड मिलता है, जिसको बी बैंड मिलता है और जिसको सी बैंड मिलता है। तो ए बैंड वालों का मान के चलिए आप 7 to 8% बढ़ता है, बी वालों को 5 to 7% और सी वालों का 3 to 5%। सेम ऐसी होता है रेटिंग में भी। जो सी वाले होते हैं उनको 30 to 40 के का इंक्रीमेंट होता है, जो बी वाले होते हैं उनको 40 to 50 या 60 तक का इंक्रीमेंट होता है, और ए वालों का उससे ऊपर का। तो अब मान के चलिए अगर मेरे को ए बैंड मिला, तो यहाँ पे भी मैं 8% 7% इंक्रीमेंट हुआ था। ये भी आप कैलकुलेट करके फिर इंक्रीमेंट कर लीजिए। मेरी टोटल सीटीसी में 7 to 8% का मेरा इंक्रीमेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल एनिवर्सरी, जो कि मेरा अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है। मेरा 2 साल अभी टीसीएस में कंप्लीट हुआ है और मैं 2 साल कंप्लीट हो गया। मैं इस 2 साल में सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ। टीसीएस जैसा वर्क कल्चर ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी कंपनी ना मुझे नहीं लगता जो कहीं पे मिलेगा। आप जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ। उनको बेसिकली आपके प्रोजेक्ट से मतलब है। मैं सीएसपी का बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी में यही है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेते हो, अपना काम टाइम पे करते हो, आपको इम्पैक्ट नहीं आने देते हो। मेरे पे 0 एस्केलेशन, आज तक कोई एस्केलेशन नहीं आया। मैंने आज तक कोई काम पेंडिंग नहीं करा, और जितने भी मैंडेटरी कोर्सेस होते हैं टीसीएस को, उसका ऑन टाइम कंप्लीट करता गया। तो मेरे को कभी भी कहीं से भी प्रेशर नहीं है जो आशीष तुमको आज ये काम करना है, वो काम करना है, या तुम जल्दी क्यों आ रहे, जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है। तो ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं टाइम से जाता हूँ, टाइम से ही आता हूँ। हाँ, अब ऊपर नीचे हो जाता है, 2-3 घंटे का जिम जाना एंड ऑल जो भी होता है। टीसीएस जिम भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री, तो वो सब हो जाता है। अगर मैं जिम जाता हूँ जल्दी, तो उसके बाद जब कोई काम पेंडिंग है उस दिन का, तो मैं घर आके उसे कंप्लीट करता हूँ। काम आपको कंप्लीट करने बेसिकली आप, और ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है। आप ऑफिस जाइए, आप पर आवर बाहर 15 मिनट का ब्रेक लेने के लिए जा सकते हैं। कैफेटेरिया में जाइए, कॉफी पिए, किसी के साथ मिलिए। बहुत ही बेस्ट वर्क कल्चर है इधर का, ये तो मैं बोलूंगा। हाँ, एक पॉइंट पे आप लोग टीसीएस को बोलोगे जो सैलरी हाइक बहुत ज्यादा नहीं देती है, तो एक बार सोचना, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। वो ड्रीम होता है टीसीएस में जॉब करना। तो वो सोचोगे ना जब जिस दिन, तो उस दिन पता चलेगा जो हाँ टीसीएस ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। सैलरी हाइक का क्या है, स्विचेस हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं जो बाद में लोग सैलरी हाइक कर ही लेते हैं।
और बाकी मैं बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, और उससे आप कैसे अर्न कर सकते हो बहुत ज्यादा पैसे। वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जो सेकंड एनिवर्सरी का हाइक होता है वो आपको लगा लो, ये आपका बिगेस्ट हाइक होता है। 90 से लेके 1 लाख, मतलब 90K से लेके 1 लाख के बीच में होता है। मेरे को ए बैंड मिला था मार्च में, तो उसी के बेस पे मिलता है ये हाइक। तो जिसको ए बैंड मिलता है वो 90 से लेके 1 लाख के बीच में मिलता है। फिर जिसको बी बैंड मिलता है 70 से लेके 90 के बीच में, और जिसको सी मिलता है उससे कम, मतलब 50 से लेके 70 के बीच में। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा जो मेरा हाइक कितना रहा होगा एक एवरेज, और कमेंट करना जो मेरी सीटीसी कितनी है। अगर जिसने भी करेक्ट करा था या आसपास भी 2-3 हजार करा, तो मैं उसकी वीडियो को, मतलब उसके कमेंट को लाइक करूंगा। ओके, तो ये रहा मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टीसीएस। बाय बाय।